नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बात शुरू करेंगे प्रभु श्री राम से। उसका कारण यह है कि अभी इधर पिछले कुछ दिनों से प्रभु श्री राम का राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और उसको लेके अच्छी बात भी है। लैंड में कैसे उस डील में क्या क्या हो रहा है वो सब बातें भी आई। कल हमारे राष्ट्रपति ने जाके रामलला के दर्शन किए, और उन्होंने एक आज जो पेपर में निकला उन्होंने ऐसी बात कही जो मैं थोड़ा मैं अपने को बहुत मानता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, थोड़ा ध्यान भी लगा लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही हाई लेवल की बातें कही हैं। जहाँ श्री राम वहीं अयोध्या, ये कोविंद जी ने कहा है। आज की पेपर की हेडलाइन है दैनिक जागरण की। तो जहाँ श्री राम वहीं अयोध्या, थोड़ा आध्यात्मिक रूप से कुछ ज़्यादा पहुँचे हुए संत महात्मा ही इसको शायद समझ पाएंगे, मैं इसको बहुत समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन मैं एक बात की तारीफ करूंगा, आज हम लोग 3 महामहिम, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी को भी कहा जाता है, महामहिम कहने की अब कुछ कुछ जगह परंपरा राज्यपालों की भी हो गई है। हालांकि कुछ जगह के राज्यपाल कहते हैं कि मुझे महोदय बोलिए, लेकिन वो बहुत कम है, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि महामहिम बोलिए। तो 3 महामहिम की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंट मतलब जो देश के संविधान के रक्षक, और एक मैं जब तीनों की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, राज्यपाल कलराज मिश्रा जी की, और सतपाल मलिक जी की, इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। एक तो यह है कि ये तीनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। दूसरा यह है ये तीनों हिंदुओं के एक वर्ग विशेष को वो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी दलित वर्ग से आते हैं, कलराज मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, और सतपाल मलिक जी बैकवर्ड ओबीसी, जिनकी जाट जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड माने जाते हैं। तो समाज के उस सारे वर्ग को ये कवर कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूं महामहिम राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जी अयोध्या गए, दर्शन किए, बहुत अच्छी बात। और मुझे इसलिए ठीक लगा कि इस समय ही जाना ठीक था, क्योंकि मोदी जी द्वारा जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास, राम जन्मभूमि मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, तो उस समय एक बात ये हुई थी कि क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को देश के प्रेसिडेंट को इस तरह के धार्मिक आयोजन में जाना चाहिए। ये एक बात उस समय होती है। इसमें लोगों की आपत्ति, कुछ लोगों की आपत्ति ये थी कि एक सेकुलर देश, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर सेकुलर डेमोक्रेसी, उसके स्टेट के राष्ट्र प्रमुख मतलब राष्ट्रपति और चुनी हुई सरकार के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर को किसी इस तरह के धार्मिक आयोजन जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा या फाउंडेशन स्टोन लेइंग ये सब चल रहा, वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये एक डिबेट हुई थी। डिबेट मुख्य रूप से ये है कि धर्म और राज्य अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्सअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसके लिए बार बार लोग याद दिलाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उनका सोमनाथ मंदिर में जाके, सोमनाथ मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा करना। मैं थोड़ा आपको उसका भी एक बैकग्राउंड बता दूं, जिससे आपको इस पे समझने के लिए और अपना निर्णय लेने के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, नवनिर्माण या जो भी कहिए, जब जूनागढ़ स्टेट का हिंदुस्तान में विलय हो गया, उसके बाद एक सरदार पटेल ने एक बड़ी जनसभा की थी 12 नवंबर 1947 में। उन्होंने उस जनसभा में ये ऐलान किया कि यहाँ पे अब जो सोमनाथ मंदिर है, जो क्षतिग्रस्त था और बुरी हालत में था, उसका जीर्णोद्धार कह लीजिए या नवनिर्माण किया जाएगा। ये सारे डिटेल इंडियन एक्सप्रेस 5 अगस्त 2020 के अंक में अदरी रॉय चौधरी की एक स्टोरी है, उसमें से आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये क्या क्या हुआ था। हुआ ये कि जब ये इन्होंने ऐलान कर दिया सरदार पटेल ने, और फिर ये दिल्ली वापस आए, उस समय की जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट ने इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए को अप्रूव किया, और ये कैबिनेट में पास हुआ कि ये मंदिर फिर से बना, और जिसमें इम्प्लाइड ये था कि सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। ये सारी चीज़ें लाल कृष्ण अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में भी लिखी हुई हैं। उसके बाद ये सब पटेल, के मुंशी, एनवी गैडगिल, ये सब लोग गांधी के पास गए इस सूचना के साथ कि भाई कैबिनेट ने पास कर दिया और हम लोग इस तरह के मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो गांधी ने उसमें हामी भरी, लेकिन उसमें एक उन्होंने कंडीशन लगाई कि उन्होंने कहा भाई इसका जो खर्चा वहन की बात है वो सरकारी खर्चे से नहीं होना चाहिए, ये आमजन इसका खर्चा वहन करें, मतलब प्राइवेट उससे इसका खर्चा वो होना चाहिए। और
ये सारी बातें मैं पब्लिक डोमेन में है, आप भी खुद गूगल करके देख सकते हैं। उसके बाद एक ट्रस्ट बना जिसके के एम मुंशी अध्यक्ष बनाए गए। और मैं ज़रा आज के लिए बता दूं, वो ट्रस्ट आज भी है। उस ट्रस्ट में टोटल 8 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर सेंटर के अपॉइंट करता है, 4 मेंबर स्टेट अपॉइंट करती है। इस समय उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं वो केशु भाई पटेल हैं। वो मेंबर जो हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह साहब हैं, अडवाणी जी हैं, फॉर्मर वहाँ के गुजरात के चीफ सेक्रेटरी प्रवीण लहरी साहब हैं, और हर्षवर्धन नेवतिया जी हैं जो बिजनेसमैन हैं, और जेडी परमार साहब हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ संस्कृत हैं। एक पद अभी खाली है। अब इसके बाद ये सब हो गया और मंदिर अंदर बन गया। उसमें करीब 25 लाख रुपए इकट्ठा हो गए प्राइवेट फंड से। वो भी एक अलग किस्सा है कि किसने किसने कैसे पैसा दिया। खैर 1951 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, और उस समय नेहरू जब के मुंशी गए इनके पास, राजेंद्र प्रसाद के पास, कि आप चल के इसके चीफ गेस्ट हुई हो वो, तो नेहरू ने इसमें पत्र लिखा। नेहरू ने पत्र लिख के इसमें कहा कि भाई आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, और कारण उन्होंने वही बताया कि आप एक सेकुलर स्टेट के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और ये ठीक नहीं होगा कि आप किसी ऐसे धार्मिक फंक्शन में फॉर्मली जाइए। देखिए अदरवाइज क्या है कि भाई अगर कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो जन्म और मरना और विवाह और उसके घर में जो संस्कार होंगे वो तो उसके धर्म के हिसाब से होंगे, लेकिन एज अ फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने नेहरू ने इसको पत्र लिखा था। लेकिन इसकी अनदेखी करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, और उनके अपने कारण हैं, और उन्होंने उस स्पीच में 2-3 चीज़ें स्पष्ट कही थी। उन्होंने तो ये कहा था कि पुराने जख्म को उखाड़ना नहीं, हमें उसको हरा नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि हम इस तरह का जब आयोजन कर रहे हैं तो उससे हमें ऐसा लगता है कि इससे मदद होगी, इससे सहायता मिलेगी हर जाति और धर्म को अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ रहने की। और उन्होंने जो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कही थी, उस स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो चर्च भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, दरगाह भी जाता हूँ, और गुरुद्वारा भी जाता हूँ। ये हमारे उस प्रेसिडेंट ने कहा था, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी कही जाती है। मैं इस बैकग्राउंड में प्राण प्रतिष्ठा के बैकग्राउंड इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो एक आज की तारीख में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि उनको नेहरू रोक दिया और वो जबरदस्ती, ऐसा नहीं था। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, जिस कैबिनेट के अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नेहरू कर रहे हों, आपको लगता है कि उस कैबिनेट में ये कोई प्रस्ताव पास हो जाएगा बिना नेहरू की रजामंदी के? तो एक तो ये गलत बात बताई जाती है। दूसरा, के मुंशी साहब जिन्होंने, जो इसके प्रमुख एक व्यक्ति रहे जिन्होंने इस को अंजाम तक पहुंचाया, वो कांग्रेस में आए थे, फिर 1941 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन 1946 में गांधी ने उनको फिर वापस कांग्रेस ज्वाइन करवाई, और वो कांग्रेस में रहे। वो नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, स्ट्रांग मंत्री रहे। नेहरू ने उनको 52 से 57 तक उत्तर प्रदेश, जो नेहरू का गृह राज्य भी था और देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ का गवर्नर बना के रखा 5 साल। तो मैं जरा इसको मानने को कि वो मुंशी जी अगेंस्ट, अरे भाई अगर नेहरू और उनकी कैबिनेट चाहती तो क्या के मुंशी साहब 5 साल यहाँ के राज्यपाल रहते? क्योंकि ये देखिए उस समय क्या होता था कि लोग अपनी बात कहते थे और उस बात को लिख के बताते थे कि ये है। ये पर्दे के पीछे धीरे से नहीं होता था कि उसको कर दो, इसको कर दो, ये कर दो, वहाँ वो चला जाए, ये चला जाए। ये अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि ये तर्क मैंने दोनों तरफ के बता दिए। अब आपको ये तय करना है कि क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस तरह के धार्मिक उसमें एक्टिविटीज़ में जो प्राण प्रतिष्ठा या इस तरह का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए अच्छी बात मान रहा हूँ राम कोविंद साहब की, हमारे प्रेसिडेंट की, वो बुलाए नहीं गए कि वो आए नहीं, ये अलग बात है, ये पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए तो उन्होंने शायद नेहरू की लाइन को टो किया कि जिसमें ये था कि एक सेकुलर स्टेट के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह के समारोह में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज मंदिर के दर्शन करने तो वो जा ही सकते हैं, वो हिंदू हैं, वो बिल्कुल जाके वहाँ दर्शन करेंगे। तो एक उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी, एक कोविंद जी की इस बार, हालांकि वो बहुत जल्दी जल्दी अब आने लगे हैं उत्तर प्रदेश, मालूम नहीं पहले 4.5 साल तो नहीं इतनी जल्दी जल्दी, अब बहुत जल्दी आ रहे हैं। एक और उन्होंने अच्छी चीज़ की, जो धन्यवाद कम से कम उत्तर प्रदेश के लखनऊ वालों को कर दूँ, कि वो ट्रेन से नहीं आए।
पिछली और ट्रेन से आए थे तो याद है ना, कानपुर में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, एम्बुलेंस फंस गई थी रास्ते में, उनकी तबीयत खराब थी। दूसरा लेकिन एक थोड़ा सा तकलीफ होती है अगर राष्ट्रपति जी इस पे कोई एक कानून मतलब सख्ती से लोगों से कहें, जब कोई बड़ा आदमी शहर में आता है तो शहर में वालों का चलना फिरना दूभर है, सारी वो बंद कर दिए जाते हैं और 2-2 4-4 घंटे पहले रोड बंद कर दी जाती हैं। खैर वो मामला ज़्यादा कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आ रही है तो अब मैं बात दूसरे 2 मुहिम की कर लूँ। सतपाल मलिक जी जो इस समय मेघालय के राज्यपाल हैं, बीजेपी ने ही उनको वहाँ भेजा है। बीजेपी ने पहले उनको देश के 3 कोने घुमा चुकी है, कश्मीर, कश्मीर से गोवा, गोवा से अब मेघालय ले गई हैं। अब साउथ का कोई राज्य होता है वहाँ देखिए उनकी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला है उनका फिर ट्रांसफ़र हो सकता है जल्दी ही हो जाए। ऐसा हुआ कि अभी कल परसों करनाल में एक किसानों का प्रदर्शन हुआ था, किसानों का प्रदर्शन मतलब का प्रदर्शन कर रहे थे। उससे पहले वहाँ के जो एसडीएम है करनाल, आयुष सिन्हा साहब, उनका बयान सब जगह वायरल हो रहा है, मैं भी लगा दे रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक से बताया था, अपने जो अधीन पुलिस वाले थे वो खुद उन्होंने उसको ब्रीफ किया कि ऐसा मानना कि सीधे सिर फोड़ देना, ये एसडीएम जिसको हम लोग पढ़ा लिखा मानते हैं और जिसको मानते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा, ये पुलिस वालों को नसीहत दे रहा था और उसमें ये भी पूछ रहा था कोई डाउट, कोई शक, एनी डाउट। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ, किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। लेकिन आपका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे, हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है शुरू में, जो समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और नेतृत्व हम अलर्ट लेकर रहते मिलना है यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना आगे 6 घंटे, ठीक है, क्लियर है सर, ठीक है। कर लो यहाँ पे, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। अब उस घटना के बाद किसान घायल हुए हैं, लोगों के सर में चोट आई, एक 55 साल के किसान सुशील काजल की लाठीचार्ज में मृत्यु भी हुई है। ये सब देख के पहली चीज़ आप सतपाल मलिक जी का एक ये जरा बयान देख लीजिए, और मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ सरकार के, और वो भी बीजेपी के सरकार द्वारा अपॉइंटेड राज्यपाल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत से इस पे बेबाकी से और हिम्मत से अपनी राय रखी है। देखिए साहब, 600 किसान मर चुके हैं, एक सिंपैथी का शब्द नहीं आया सरकारों की तरफ से, और इसका लोगों में कितना गुस्सा है अंदाज नहीं है। मुझे अंदाज है, चूंकि वेस्टर्न यूपी के किसी भी गांव में बीजेपी का कोई नाम निहाद नेता घुस नहीं सकता है। यही है हालत हरियाणा की है, ऑलमोस्ट आधे राजस्थान की भी यही हालत है, पर पंजाब में आप हैं ही नहीं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आपका सब कुछ मटिया मेट हो जाए। तो जो इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ा रहा है वो इस सरकार का दुश्मन है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या वो एसडीएम। मैं बहुत व्यथित हूं इसको देख के, और मेरा ये कहना है कि ये अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। मैं खट्टर साहब बुजुर्ग हैं, उनका आदर भी करता हूं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस महाभारत को ना छेड़ें। इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के प्रचार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उन सेंसिटिव एरियाज में अपनी मीटिंग रख रहे हैं। जींद है, करनाल है, रोहतक है, जहां उनको पता है कि ये रिएक्शन होगा, और वो चाहते हैं कि ये चीज बढ़े, और एक तरह से वो केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं केंद्र के नेताओं से जब मिला हूं, मैंने हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की है कि 2 ही काम मत करना, एक तो इनको खाली हाथ मत भेजना किसानों को, दूसरे इन पे बल प्रयोग मत करना,
क्योंकि जिस दिन आप इन पे बल प्रयोग करना शुरू कर दोगे तो उसका फिर कोई अंत नहीं है। सर किसान का ही नहीं फूटता है, सर एसडीएम का भी फूट जाएगा किसी दिन, उसके और ऊपर के लोगों का भी फूट जाएगा। लिहाजा इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ, और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। उन्होंने इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि 600 किसान मर चुके हैं और सरकार की तरफ से एक शब्द भी संवेदना का अभी तक किसी ने नहीं कहा है। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं, क्योंकि सतपाल मलिक को हो सकता है किसी को ये बुरा लगे और अब उनको भी ट्रोल किया जाना लगे, लेकिन कम से कम किसी व्यक्ति ने ये हिम्मत तो दिखाई कि अगर कुछ गलत हुआ है, और ख़ास करके उन्होंने खट्टर साहब के लिए भी कहा, उन्होंने उस एसडीएम के लिए भी कहा। और आपको भी क्या लगता है कि उस एसडीएम को बर्खास्त हो जाना चाहिए, या चूँकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं अगर उनको यही अच्छा लगता है कि कोई हमारा एसडीएम वगैरह मार दो, ठोक दो, पलट दो, गाड़ी पलट दो, सिर फोड़ दो, तो ये अगर उसकी मेरिट है और इसमें किसी को अच्छा लगता है तो हो सकता है किसी को ये अच्छा भी लगता हो। मैं अब अंतिम एक दूसरे महामहिम की बात करके चीज़ें समाप्त करूंगा। एक हमारे महामहिम कलराज मिश्रा जी हैं। कलराज मिश्रा जी लखनऊ आए। लखनऊ आके उन्होंने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का नाम था विद्वत समाज सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह। विद्वत समाज किया उन्होंने, और उन्होंने उसमें केवल उन्होंने कहा कि स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि कोई नाम नहीं लिया, कुछ पार्टीज हैं जो केवल अपना स्वार्थ करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग मतलब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। कहना उनका ये था। अच्छा, इस सम्मेलन के जो प्रमुख वो थे, इसमें पेपर के हवाले से बोल रहा हूँ, वो कलराज मिश्रा जी थे, वो महेंद्रनाथ पांडे जी थे, वो सुनील द्विवेदी जी थे, वो वीरेंद्र तिवारी जी थे, वो मुझे ब्रजेश पाठक जी की भी वहाँ फ़ोटो नज़र आ रही है, वो भी खड़े हुए हैं। मुझे ये सारे जो ब्राह्मण लोग हैं वही थे। मुझे ऐसा लगा कि कलराज मिश्रा जी को ये गुस्सा आई है कि ब्राह्मणों पे केवल एकाधिकार भाजपा का है। तो अगर भाजपा ये विद्वत समाज, विद्वत उसका नाम कुछ और चेंज कर दिया है उन्होंने, अगर वो विद्वत समाज सम्मेलन कर दे, क्योंकि अभी तक वो ये प्रबुद्ध सम्मेलन और बुद्धिजीवी ये भाजपा करती थी, अब कुछ पार्टियों ने इसको चुरा लिया, तो बुरा तो लगेगा ही कि अगर मैं इस तरह के सम्मेलन करता था, ओबीसी सम्मेलन और ये सम्मेलन और जाट सम्मेलन और फलाना सम्मेलन, अब ये करने लगे, तो ये उनका समझ में आता है। राज्यपाल होके मुझे लगता है कि उनको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये इलेक्शन का पचड़ा, यूपी में इलेक्शन होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, राज्यपाल के पद की हालांकि गरिमा बनाए रखिए। लेकिन कभी कभी अफसोस ये भी लगता है कि शायद राजस्थान की मिट्टी ऐसी है क्या, क्योंकि इससे पहले हालांकि कल्याण सिंह साहब की मृत्यु हो गई, जब वो गवर्नर थे तो याद है ना, इलेक्शन के समय वो आके अपने लड़के के कैंपेन में कैसे हो गए थे, और वो प्रेसिडेंट कोविंद जी के पास वो पड़ा हुआ था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से गया था कि भाई इन्होंने ऐसे किया, क्या किया जाए, इनको हटाने की बात हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि जो महामहिम लोग हैं उनको इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में एक राज्यपाल के पद के लिए सम्मान है और आदर है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।